हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये क्लास 10 की हिस्ट्री है, एनसीईआरटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि द मूवमेंट इन टाउन्स, टाउन्स में किन लोगों ने मूवमेंट किया, रेबेलियन इन कंट्री साइड, कंट्री साइड में जो रेबेल थे वो इस मूवमेंट को किस तरह देख रहे थे, स्वराज इन प्लांटेशन, जो प्लांटेशन फील्ड में काम कर रहे थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, ये सारे चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। मूवमेंट लॉन्च, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। पार्टिसिपेशन, वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड, each driven by its own specific aspiration. Concept of Swaraj, all group responded the call of Swaraj, but the term held different meaning for different people. तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जनवरी 1921 में होता है, क्योंकि हमने देखा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया था दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में, और समय आ गया था मूवमेंट को लॉन्च करने का। कौन सा मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। फिर अलग अलग सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और हर ग्रुप का अपना स्पेसिफिक एस्पिरेशन था। सभी ग्रुप ने स्वराज पर रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हर ग्रुप का स्वराज का मीनिंग भी अलग अलग था। फर्स्ट है द मूवमेंट इन टाउन्स को देखते हैं। द मूवमेंट इन टाउन्स को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, उसको एक चार्ट में मैंने डिस्प्ले किया है। जैसे कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है, इसके बाद रिसेंटमेंट में क्या होता है, जैसे फोर्स रिक्रूटमेंट, चीज़ों के दाम बढ़ना, टैक्सेस बढ़ना, फूड शॉर्टेज और इन्फ्लुएंजा जैसे एपिडेमिक बीमारी का फैलना। फिर महात्मा गांधी आते हैं और अपने साथ आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाते हैं। जब ये सब हो रहा था, जिसके कारण लोगों में नेशनलिज्म की भावना फोर्ज हो रहा था, मतलब उस समय फोर्ज होता है। फिर उसी टाइम 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास होता है। कब? 1919 में। रोलेक्ट एक्ट और ब्लैक लॉ चलते खिलाफत मूवमेंट और जलियांवाला बाग मैसेकेयर होता है, और पैरेलल में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा होता है। और यही सब, यानी इन सब के चलते महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने का। वो कौन सा मूवमेंट होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मूवमेंट इन टाउन्स, पहले टाउन से स्टार्ट करता हूं। इनिशियल मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन स्टार्टेड प्राइमरली विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन अर्बन एरियाज। एजुकेशनल बाइकआउट, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेज, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइंड। लीगल बाइकआउट, लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। काउंसिल इलेक्शन वर बाइकआउटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस exception in Madras. Justice Party, the party of non-Brahmins, participated, feeling that entering council was way to gain power usually accessible only to Brahmins. तो मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले टाउन से हुआ, और इस मूवमेंट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो मिडिल क्लास के लोग थे। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेज का बाइकआउट किया, और हेडमास्टर और टीचर ने रिजाइन कर दिया। जो लॉयर थे उन्होंने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। ज़्यादातर प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शन का बाइकआउट किया गया, बट मद्रास की कहानी कुछ अलग ही थी। मद्रास में एक नन ब्राह्मण की पार्टी था जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। ये बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये पार्टी का नाम आप याद रखेंगे। तो जस्टिस पार्टी, और उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि आज तक जो भी सोसाइटी रहा है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी रहा है, और डेमोक्रेसी लिबर्टी जैसा चीज़ नहीं रहा है। और जब ब्रिटिशर हमें मौका दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने का, तो हम मना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो अभी आप सबने देखा, सब बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन काउंसिल इलेक्शन में बाइकआउट नहीं किया जा रहा है। रीज़न मैंने बता दिया है। इकोनॉमिक इफेक्ट, अब इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा वो समझेंगे। बाइकआउट एंड ब्लॉकेट्स, फॉरेन गुड्स वर बाइकआउटेड, लिकर शॉप वेयर पिकेटेड, एंड फॉरेन क्लॉथ वॉज बर्न्ड इन ए लार्ज बॉनफायर। Impact and foreign imports. The import of foreign cloth halved between 1921-1922, with its value dropping from 102 crore to 57 crore. Trader instance, merchant and trader in many places refused to trade foreign goods for finance trade. Boost domestic industry as people discarded imported clothes for Indian ones production of
इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड हैंडलूम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो इकोनॉमिक इफेक्ट में क्या क्या असर पड़ा? तो फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया, जो शराब की दुकान था उस पर प्रोटेस्ट किया गया और फॉरेन क्लॉथ को जला दिया गया, जैसे होली में होलिका दहन करते हैं हम लोग। इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट्स 1921 से 1922 के बीच हाफ हो गया और प्राइस 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ पर पहुंच गया। बहुत जगहों पर मर्चेंट और ट्रेडर ने फॉरेन क्लॉथ का बिजनेस करना या उसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, और ये सब एक तरफ फॉरेन क्लॉथ का बाइकआउट और बॉन फायर किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स और हाथ से बने कपड़ों का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था। रीजन फॉर स्लो डाउन इन सिटीज, यानी शहरों में इस मूवमेंट का स्लो डाउन क्यों हुआ? एक्सपेंसिव खादी क्लॉथ, खादी वॉज ऑफन मच मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस ब्रिटिश मिल cloth, making it unaffordable for poor people over extended period. Lack of alternative institution, alternative Indian institutions were slow to be established, leaving participants without alternatives. Return to British institution, students and teachers gradually trickled back to the government school and lawyer resumed work in government court. तो रीजन ऑफ स्लो डाउन के बारे में मैं बता रहा हूँ। अचानक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में स्लो डाउन क्यों हो गया, इसके पीछे क्या लिमिटेशन रहा होगा, इसको समझते हैं इस लेक्चर में। एक्सपेंसिव खादी क्लॉथ, खादी का जो कपड़ा होता था वो काफ़ी महंगा था, क्योंकि कपड़े हाथ से बना होता था और गरीब इसे बार बार खरीद नहीं सकते थे, जिसके कारण उन्हें मशीन से बने कपड़े खरीदना पड़ता था क्योंकि ये सस्ते होते थे। लैक ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, जो लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में काम करते थे वो वापस उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और ऊपर से जो इंडियन इंस्टीट्यूशन था वो बहुत धीमी गति से इस्टेब्लिश्ड हो रहा था। जैसे लॉयर, जिन स्टूडेंट और टीचर ने गवर्नमेंट स्कूल को बाइकआउट किया था वो लोग वापस इस इंस्टीट्यूशन में को ज्वाइन कर लिया। लॉयर ने कोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, ये की टर्मोलॉजी है, पिकेट, अ टर्म, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। तो एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या इससे प्रोटेस्ट आप बोल सकते हैं, मतलब ऐसी जगह पे प्रोटेस्ट करना जैसे शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गया या ऑफिस, उसका मतलब होता है पिकेट। पिकेट का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट। रिबेलियन इन कंट्री साइड, तो अभी तक तो हमने शहरों में देखा कि शहरों में किस तरह प्रोटेस्ट हुआ, अब कंट्री साइड में देखेंगे। पीजेंट मूवमेंट इन अवध, अवध की एक कहानी है। लीडरशिप एंड ग्रीवियंसेस, लीडरशिप इन अवध peasant were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had previously been a indentured labor in Fiji. Opponents, the movement was directed against talukdar and landlords. Issue faced by peasant, exorbitant high rent and a variety of other cases. Others says forced labor, known as beggar, working at landlord's farm without payment. No security or tenure, resulting in regular eviction of, so peasant could not acquire right over lease land. तो जो अवध के किसान थे उनको लीड बाबा रामचंद्र ने किया। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे और वो पहले से फिजी में इंडेंचर्ड लेबर का काम कर चुके थे। इंडेंचर्ड लेबर किसे बोला जाता है? जस्ट लाइक ए बंधुआ मजदूर या बॉन्डेड लेबर, ठीक। यह कुछ ऐसा भी, मतलब यहाँ कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिनका शोषण तालुकदार और लैंडलॉर्ड करते थे। इशू फेड बाय पीजेंट, जो किसान थे उन्हें अन्य समस्याएं भी फेस करना पड़ रहा था, जैसे सेस लगाना। सेस का मतलब होता था किसी गुड्स या सर्विस पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, ठीक है। नेक्स्ट, बेगर, बिना वेज के लैंडलॉर्ड के खेतों में काम करना उसे बेगर बोला जाता है, यानी बिना परमिशन से उसे ज़बरदस्ती काम करवाना। किसानों ने कोई समय सीमा नहीं रखा था खेतों में काम करने का, और न ही उन्हें लीज पर जमीन दिया जाता था। लैंडलॉर्ड इसलिए ऐसा करते थे कि किसान उस जमीन पर अपना हक ना जमा सके। वही है, नो सिक्योरिटी टेनर, रिजल्टिंग इन रेगुलर इविक्शन, सो पीजेंट कुड नॉट एक्वायर राइट ओवर लीज लैंड। डेमोग्राफिक एंड अर्लियर एक्शन, पीजेंट डिमांड,
रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ऑब्लिशन ऑफ बेगर, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेशिव लैंडलॉर्ड, नाई धोबी बंद, ऑर्गेनाइज्ड बाय विलेज पंचायत टू ड्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बार्बर एंड वॉशरमैन, नेहरू इन्वॉल्वमेंट। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू टूर्ड अवध विलेज टू अंडरस्टैंड पीजेंट ग्रीवियंसेस। अवध किसान सभा या अवध किसान सभा formed in October 1920 headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and over 300 branches were set up within the month in surrounding village। तो डेमोग्राफिक एंड अर्लियर एक्शन को समझते हैं। रेवेन्यू में कमी नुकसान यानी रेवेन्यू में कमी और नुकसान को रोकना और यह सामाजिक बाइकआउट करना लैंडलॉर्ड का, वो था पीजेंट डिमांड। दूसरा नाई धोबी बंद, पंचायतों द्वारा लैंडलॉर्ड या नाई धोबी जैसी बेसिक सर्विस को बाइकआउट करना। नेहरू इन्वॉल्वमेंट, अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य लोगों के द्वारा अक्टूबर 1920 में इसका गठन किया गया और एक महीने के अंदर गांवों में 300 से अधिक ब्रांचेस बनाया गया। टर्न टुवर्ड्स वायलेंस, कांग्रेस रिएक्शन, तब ये वायलेंस में कैसे टर्न किया और कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, इन दोनों का रिलेशन को समझेंगे। इंटीग्रेशन अटेम्प्ट, द कांग्रेस एम्ड to integrate Awadh peasant struggle into the broader non-cooperation movement. Untinted radicalization, as the government expanded in 1921, peasants attacked houses of talukdar and merchants, looted bazaars and took over grain hoards with unhappy Congress leadership had not sanctioned। 1921 में आंदोलन फैलने पर किसान ने तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमला कर दिया, बाजारों को लूट लिया गया और अनाज के भंडार पर कब्जा कर लिया गया। क्योंकि किसानों को पता ही नहीं था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, इसलिए उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया। जब कांग्रेस ने ये सब देखा, किसानों ने वायलेंस का सहारा लेकर तालुकदार और व्यापारियों पर हमले कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत चिंता हुई। ऊपर से लोकल लीडर ने किसानों को यह कहकर भड़काया कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि कोई लगान नहीं देना है और जमीन गरीबों में बांट दिया जाएगा। की डिफिनेशन कॉन्टेक्चुअल हाईलाइट, जैसे बेगर, लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। तो बिगर किसे बोला जाता है, जिनसे काम करवाया जाता है बिना वेज और पेमेंट के। बारदोली सत्याग्रह होता है जिसको लीड करते हैं वल्लभ भाई पटेल, कब, गुजरात में, अगेंस्ट इनहेजमेंट लैंड रेवेन्यू के चलते। ये कब होता है, 1921 में। इसे बाद में समझेंगे इस टॉपिक को। रायबरेली इंसिडेंट, जनवरी 6 1921, पुलिस फायर्ड ऑन पीजेंट टू यूनाइटेड प्रोविंसेस, जवाहरलाल नेहरू एड्रेस अ क्राउड, मतलब एक भीड़ को संबोधन करते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू, और उसी समय पुलिस उस भीड़ पर फायरिंग कर देती है। ट्राइबल मूवमेंट इन गोडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश, अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन अर्ली 1920, अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल द कांग्रेस कुड नॉट अप्रूव, काउजेस डिसकंटेंट। Colonial government closed large forest area, preventing tribal people from grazing cattle or collecting fuel wood and fruits. Livelihood were severely affected and traditional rights were denied. The government forced hill people to contribute beggar, unpaid forced labor for road building, driving to them to revolt. तो ट्राइबल मूवमेंट गोल्डन हिल्स में क्या हुआ, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। गोल्डन हिल्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। तो अर्ली 1920 के टाइम आंध्र प्रदेश के गोल्डन हिल्स में गुरिल्ला मूवमेंट फैल रहा था और इस मूवमेंट का कारण था कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा इन ट्राइबल लोगों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना, यानी उनके आज़ादी को दबाना, उनकी बात न सुनना। जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लार्ज फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया था, जिसके कारण मवेशी चराना, लकड़ी चुनना, फल इकट्ठा करने पर रोक लगा दिया गया था। और जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन ट्राइबल को सड़क बनाने के लिए इन पर दबाव बनाया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, यानी रिवॉल्ट कर दिया। इन्हीं ट्राइबल पीपल में एक नाम आता है अलूरी सीताराम राजू का, तो ये नाम आप याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अलूरी सीताराम राजू का। तो क्लेम एंड बिलीफ, राजू क्लेम्ड ही हैड स्पेशल पावर इंक्लूडिंग मेकिंग करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, हीलिंग पीपल एंड सर्वाइवल बुलेट शॉट्स, डिवाइन स्टेटस। Rebels captively proclaimed him to be an incarnation of God, influence of Gandhi. Raju spoke of Mahatma Gandhi greatness, inspired by the non-cooperation movement, and urged people to wear khadi and giving up drinking alcohol, divergence and non-violence. Unlike Gandhi ji, Raju
asserted that India could be liberated only through the use of force, not non-violence. Guerrilla warfare. Godem Hills rebel attacked police station, attempted to kill British official and carried guerrilla warfare, achieved Swaraj. Outcome: Raju was captured and executed 1924, becoming folk hero over the time. तो अलूरी सीताराम राजू जी का कहानी को समझते हैं। अलूरी सीताराम राजू क्लेम करते हैं कि उनके पास स्पेशल पावर है, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, गोलियों से बचा सकते हैं। जो रेबल थे उनका कहना था कि अलूरी सीताराम राजू भगवान के अवतार हैं। अलूरी सीताराम राजू गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। अलूरी जी ने लोगों से खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। अलूरी जी का मानना था कि भारत को केवल बल प्रयोग द्वारा ही आजाद कराया जा सकता है, नॉन वायलेंस से नहीं। गुरिल्ला वॉरफेयर एक तरह का टेक्निक है, वॉर करने का टेक्निक है। गांधी जी जो गोल्डन रेबल्स थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मारना स्टार्ट किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया और वो ये सब इसलिए कर रहे थे, स्वराज के लिए कर रहे थे। किस लिए? स्वराज के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर ने जो फॉरेस्ट लॉ लाया था उससे ट्राइबल पीपल परेशान थे। और इसका नतीजा क्या निकला? ब्रिटिशर ने अलूरी सीताराम राजू को 1924 में पकड़कर फांसी से लटका दिया, यानी फांसी दे दिया गया था अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर के द्वारा। स्वराज इन प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में स्वराज का मतलब क्या था? कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड प्लांटेशन वर्कर। असम की कहानी को समझेंगे। मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर असम प्लांटेशन वर्कर, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली आउट ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस एंड रिटेन अ लिंक टू देयर नेटिव विलेजेस। इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट 1859। अंडर दिस लॉ प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन विदाउट ऑफिशियल परमिशन विच वॉज रियली ग्रांटेड। तो स्वराज इन प्लांटेशन में क्या बोला गया है कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उनको आसाम के टी गार्डन में बैठा दिया गया और बोला गया कि अब तुम्हें यहीं काम करना है। उनके लिए कॉल ऑफ स्वराज के मायने क्या थे, वे सब समझेंगे इस टॉपिक में। और लास्ट में ये भी समझेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों कर लिया गया। आसाम के जो टी गार्डन के मजदूर थे उनके लिए आज़ादी का मतलब उन चार दीवारियों से आने जाने की छूट और अपने गाँवों से टच बनाए रखना, यही था उनके लिए आज़ादी का मतलब। बट इनलैंड इमाइग्रेशन 1859 के तहत टी गार्डन के मजदूर को बागान से निकलने का परमिशन नहीं था। एक्शन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन। फिर और जब टी गार्डन के मजदूरों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानने से मना कर दिया और बागान छोड़कर अपने घर की ओर जाने लगे। हालांकि रेलवे स्टीमर की हड़ताल के रास्ते में ही फंस गए और पुलिस ने इन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटा, फिर वे कभी घर पहुंचे ही नहीं। कंक्लूजन क्या निकला इसका कि हमने देखा जिसने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया उनके लिए आज़ादी के मायने अलग अलग थे, चाहे वो प्लांटेशन वर्कर हो या पीजेंट हो या ट्राइबल पीपल हो। बट इस मूवमेंट ने पैन इंडिया मूवमेंट को जन्म दिया और वो पैन मूवमेंट क्या था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हेयरिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइंड अथॉरिटी अबेंडन प्लांटेशन हेडेड। ये तो ऑलरेडी मैंने सॉरी ये मैंने टॉपिक समझा दिया है, टेस्टिक आउटकम भी बता दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट। कब होता है? 1922। लोकेशन ये फरवरी 1922, चौरी चौरा गोरखपुर। यह कहाँ पे है? गोरखपुर में। तो चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 1921 से यह मूवमेंट लॉन्च किया गया था क्योंकि जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया था वो 1921 में ही कर लिया गया था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक चला। 1922 में एक पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन होता है बाजार में। कहाँ पे? बाजार में। वहाँ पे पुलिस कहीं गोलीबारी कर रही होती है। फिर अचानक पुलिस का टकराव एक भीड़ से होता है।
उनके साथ पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जिसके कारण पुलिस स्टेशन जला दिया जाता है और कुछ पुलिस वालों की जान चली जाती है। लोकल इंटरप्रिटेशन, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट स्ट्रिक्टली डिफाइंड। उससे पहले कि और जब महात्मा गांधी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, यहाँ पे जो क्लैश होता है चौरी चौरा में, ये मैंने पूरा नहीं समझाया था, बाकी है जो इंसिडेंट होता है चौरा चौरी इंसिडेंट में केस में, मतलब ये केस में जब महात्मा गांधी को इस इंसिडेंट की खबर मिलता है तो नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, यानी इस पर रोक लगा दिया जाता है। महात्मा गांधी का कहना था कि लोग अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि नन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब समझे। गांधी जी ने देखा जो मूवमेंट हो रहा था वो पीसफुली नहीं बल्कि वायलेंट में बदल जा रहा था, जिसके कारण नन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाता है। लोकल इंटरप्रिटेशन, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट were not strictly defined by the program. People interpreted the term Swaraj in their own way, imagining it to be time when all suffering and troubles would be over. इस आंदोलन को अगर देखा जाए तो एक प्रोग्राम तक बेस्ड नहीं था। लोगों ने स्वराज वर्ड को एक्सप्लेन अपने अपने तरीके से किया और उन्होंने इमेजिन किया कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब सारे दुख और परेशानियां खत्म हो जाएंगे। नेशनल कनेक्शन, व्हेन लोकल ग्रुप एंड ट्राइबल चैंटेड गांधीज नेम एंड रेज स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडियन एगिएशन। तो जब लोकल ग्रुप और ट्राइबल पीपल ने गांधी जी का नाम जाप और स्वतंत्र भारत का मांग करते हुए नारे लगाए तो वे सब भावनात्मक यानी इमोशनल कनेक्टेड फील कर रहे थे एक दूसरे से। Beyond local boundaries, by acting in the name of Gandhi or linking their movement to the Congress, participants were identified with broader national movement that went beyond the limit of their immediate locality. महात्मा गांधी के नाम पर काम करके या अपने आंदोलन को कांग्रेस से जोड़कर लोग एक ब्रॉड बेस मूवमेंट के साथ पहचान बना रहे थे। यह है एक फ़ोटो NCERT का जो मैंने डाला है। तो ये लेक्चर आपने सुना, मैंने समझाया, आप इससे डायरेक्ट क्या बोलते हैं नोट्स बना सकते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। आप चाहें तो इस लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाएं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।